Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about important agriculture current affair which is most important for your upcoming exam AFO and NABARD. तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बात करेंगे हम अक्टूबर मंथ के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स आज के सेशन में बात करेंगे 14 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक की इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जिसके एफओ नाबार्ड एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहें। और आपको बता दें कि अगर जो भी स्टूडेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए गुड न्यूज़ है कि एग्री मंत्रा उनके लिए लाया है 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज जो आपको मिलेगी फुल डिस्काउंट के साथ। मतलब यहाँ पर डिस्काउंट के बाद आपको केवल और केवल 249 रुपीज़ में ये 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें पहला मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है 31 अक्टूबर को ये आपका एग्ज़ाम होना है, जो कि काफ़ी क्रूशियल एग्ज़ाम रहने वाला है आपके फ्यूचर के लिए। तो अगर आप फाइनल टच देना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को तो हमारे मॉक टेस्ट ले सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडियाज़ फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च्ड इन असम। तो असम में भारत की पहली ई फिश मार्केट एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है फिश वाले। ठीक है, याद रखना है किस स्टेट में की गई है, तो वो की गई है असम में। और डिटेल में जान लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि असम की जो मिनिस्टर हैं फिशरीज एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एक्साइज के परिमाल शुक्ल वैद्य, ठीक है, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नाम है फिश वाले, जो कि भारत की पहली ई फिश मार्केट एप्लीकेशन है जिससे जितने भी फिश प्रोडक्ट हैं आपको इजीली अवेलेबल कराए जाएंगे प्लेटफॉर्म पर और आप परचेज कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे तो इस एप्लीकेशन पर टेबल साइज फिश जैसे बात करेंगे भांगन, मृगल, रोहू, उसके साथ साथ फ्रेश वाटर, शी वाटर फ्रोजन फिश अवेलेबल होंगी। उसके साथ साथ ड्राई फिश पैकेट्स, ड्राई फिश रॉ, फिश पिकल्स और प्रोसेस फूड्स प्रोडक्ट जो हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि फ़िश से प्रिपेयर होने वाले सारे प्रोसेस प्रोडक्ट आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो इजीली आप परचेज़ कर पाएंगे और उनको यूज़ कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है असम के लोगों के लिए, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अभी हाल ही में किस राज्य ने फ़िश वाले ऐप लॉन्च किया, तो आपका आंसर होगा असम। या फिर ये भी आ सकता है कभी हाल ही में असम में भारत की पहली ई फिश मार्केट ऐप लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है, तो आंसर होगा फिश वाले। अब बात करेंगे इस ऐप को डेवलप किया है एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि किसके कोलैबोरेशन में है, तो वहाँ का जो फिशरी डिपार्टमेंट है असम का, उसके कोलैबोरेशन में ही ये ऐप डेवलप की गई है एक्वा ब्लू ग्लोबल के द्वारा। आगे बात करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म के आने से क्या होगा कि जितनी भी फिश फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने प्रोडक्ट का रीज़नेबल प्राइस मिल पाएगा। मतलब है कि जो रियल मूल्य होना चाहिए उतना मूल्य उनको मिल जाएगा इस एप्लीकेशन, इस प्लेटफॉर्म के आने से। और जो मिडिल मैन है, जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, उनको भी यहाँ पर एलिमिनेट कर सकता है ये ऐप, ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट होगा और डायरेक्ट यहाँ पर जो फार्मर है अपने प्रोडक्ट को, फिश प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, फार्मर की जो कंडीशन है, उसकी इनकम है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छी हो सकती है इस प्लेटफॉर्म के आने से। तो इस वीडियो में इस करेंट अफेयर से आपको इतना पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। आगे बात करेंगे कर्नाटका हैज़ इनिशिएटेड कर्नाटका रायता सीरी स्कीम। तो यहाँ पर बात करेंगे तो कर्नाटका ने अपने किसानों के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, कर्नाटका रायता सीरी स्कीम। डिटेल में जान लेते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले याद रखना है ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस की है अपने फार्मर्स के लिए, जिसका नाम रायता सीरी या फिर कर्नाटका रायता सीरी हम बोल सकते हैं, जो कि उनके फार्मर्स के लिए है। इस स्कीम से क्या होगा कि जितनी भी उस स्टेट के, कर्नाटका स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनको 10,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो सहायता दी जा रही है। और ये किसके लिए दी जा रही है, जितनी भी आपकी मिलेट ग्रोअर है, ठीक है, जितने भी मिलेट ग्रो करते हैं ऐसे किसान, उनके लिए ये सहायता राशि दी जा रही है। इससे होगा क्या कि जो मिलेट है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट का जो फोकस है वो क्या है कि मिलेट का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो उनके स्टेट में, इसीलिए वो चाहती है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मिलेट फार्मिंग को अपनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इसीलिए 1 हेक्टेयर पर 10,000 रुपये की सहायता राशि इस स्कीम के तहत कर्नाटक सरकार अपने फार्मर्स को देगी। आगे बात करेंगे तो इस स्कीम के थ्रू जितने भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट के बोल सकते हो जो जीडीपी है, ठीक है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब CSDP है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो ज़्यादा करना चाहते हैं पिछले ईयर के कंपेयर में। तो कहने का मतलब है कि जो जीडीपी है उसको बढ़ाना चाह रहा है। सीधा सीधा कहने का यहाँ पर मतलब है कि जो स्टेट की जीडीपी है उसको इन्हेंस करना ही कर्नाटक गवर्नमेंट का उद्देश्य है, इसीलिए ये स्कीम लाई गई है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भी हाल ही में कर्नाटक ने मिलेट फार्मर्स के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है, तो आपका आंसर हो जाएगा रायता सीरी स्कीम। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रायता सीरी स्कीम किस स्टेट में लॉन्च की गई है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस स्कीम के लिए 250 करोड़ 250 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जिससे इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा और सहायता राशि किसानों को, खासकर मिलेट किसानों को प्रोवाइड की जाएगी। और आगे बात करेंगे तो इससे होगा क्या, इस स्कीम के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए स्टेट में, ताकि लोग इनऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं, उसके फ़ायदे जानें, लोगों को और बताएं, जिससे हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने सभी जूनियर्स स्टूडेंट के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि घर बैठे एग्रीकल्चर में जो भी अपडेट आ रही है वो उनको मिल सके। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 हैज़ बीन रिलीज। तो 2021 का GFSI मतलब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स लॉन्च हो चुका है, रिलीज हो चुका है, जो कि काफ़ी प्लस है, इस बार कह सकते हैं पॉजिटिव रहा है इंडिया के लिए। यहाँ पर इंडिया की जो इस बार रैंक आई है वो आई है 71st, मतलब 71वीं रैंक इस बार भारत की आई है इन दी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी GFS इंडेक्स 2021 आउट ऑफ 113 कंट्री। 113 कंट्री में 71st पोजीशन भारत की आई है। अब बात आती है कि इससे पिछले साल, मतलब अगर हम बात करेंगे 2020 की, तो उस बार कितनी रैंक आई थी ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो रैंक थी वो आपकी यहाँ पर 90 प्लस थी। तो कहने का मतलब है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट में रही है हमारी जो इंडिया है, अगर हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लॉस भी है कि अभी हाल ही में आपको पता होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी रिलीज़ किया गया है, जिसमें जो भारत की रैंक है वो है 101, 101वीं रैंक है आउट ऑफ 116, मतलब 116 देशों में 101वीं रैंक है, मतलब काफ़ी लास्ट में है भारत। कंडीशन काफ़ी ख़राब है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सालों में भारत जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेगा हंगर के मामले में। लेकिन आपको ये दोनों पोजीशन याद रखनी है, पहली ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की जिसकी 71st रैंक है, और बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तो उसकी रैंक है 101। आगे बात करेंगे तो जो आपका GFS मतलब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट और स्पॉन्सर किया जाता है आपका कॉर्टेवा एग्री साइंस के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि ये जो आपका GFSI ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 का है, ये 10वां एडिशन है इस इंडेक्स का। मतलब है कि इससे पहले 9 इंडेक्स और आ चुके हैं और ये 10वां इंडेक्स इस बार 2021 में रिलीज़ किया गया है और इसको हर साल एवरी ईयर यहाँ पर पब्लिश किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस बार की जो पोजीशन है वो है 71वीं, 71st पोजीशन इस बार आई है आउट ऑफ 113 कंट्रीज़। आगे बात करेंगे तो ये मेज़र कैसे होता है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं उसको यहाँ पर बेस माना जाता है। जैसे बात करेंगे अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड, सेफ्टी ऑफ फूड, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस। तो इन सारे फैक्टर्स पर ही एनालिसिस करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये जो रैंकिंग है वो तैयार की जाती है। तो इस बार की जो रैंक है वो है 71st, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे तो कर्नाटका की एक और करंट अफेयर है कि कर्नाटका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पर
फ्यूल सब्सिडी देने का प्लान कर रहा है अपने फार्मर्स को, क्योंकि आपको पता होगा कि जो फ्यूल है, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, उन दोनों के प्राइसेस कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं, राइज हो रहे हैं। उसको कम करने का, या बोल सकते हो किसानों को खुश करने के लिए ये सब्सिडी प्लान लाया जा रहा है, जो कि कर्नाटका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने फार्मर्स को देने जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वहाँ के मिस्टर BC पाटिल, उन्होंने फ्राइडे को यहाँ पर अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि फार्मर्स को लगभग 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। जो फार्मर्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए डीजल और पेट्रोल परचेज करते हैं, उन्हीं फार्मर्स को ये फ़ायदा दिया जाएगा, ये यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है डीजल के जो प्राइस हैं वो भी यहाँ पर 3 डिजिट में पहुँचने वाले हैं, और पेट्रोल ऑलरेडी पहुँच चुका है, वो लगभग टच कर रहा है 110 रुपीज़ कर्नाटका में। तो बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी प्रेशर में, और वो चाहती है कि किसानों को थोड़ी राहत दी जाए इस सब्सिडी से, ताकि आगे आने वाले टाइम में वोट बैंक भी तैयार हो और किसान नाराज़ ना हो। और ये कहीं ना कहीं ये प्लान है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर्नाटका का। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ही अभी हाल में, जो कि एक सी पहली गवर्नमेंट है जो डीजल और पेट्रोल के लिए किसानों को सब्सिडी देने जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने किसानों के लिए पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी घोषित की है, तो वो आंसर होगा आपका कर्नाटका। आगे बात करेंगे तो पाटिल ने एक और बात बोली है कि यहाँ पर सब्सिडी प्लान किया जा रहा है ताकि जो फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप भी जानते हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम किया जा सके, ताकि जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं डाउन होंगे तो किसानों को भी राहत मिलेगी, जिससे उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो सकती है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि इनकम जो है किसानों की वो बढ़ सकती है इसके आने से। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक आपको इतना याद रखना है कि डीजल और पेट्रोल पे कर्नाटका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडी देने का प्लान कर रहा है। आगे बात करेंगे तो HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फर्स्ट टू आइडेंटिफाई ग्लोबल मिलेट डिसीज। तो यहाँ पर यह बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने पहली बार आइडेंटिफाई किया है ग्लोबल मिलेट डिसीज़ को। तो मिलेट्स में होने वाले डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बन गई है हिसार की HAU। तो यहाँ पर बात करेंगे तो जितने भी साइंटिस्ट हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने यहाँ पर पहली बार आइडेंटिफाई किया एक नया ग्लोबल स्टेम रॉट डिसीज़, ठीक है, जो कि मिलेट क्रॉप में ज़्यादातर पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो मिलेट क्रॉप का बहुत बड़ा डिसीज़ था जिसको आइडेंटिफाई किया गया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसका नाम है स्टेम रॉट डिसीज़, जो कि एक नया ग्लोबल लेवल का डिसीज़ है जो कि मिलेट्स में पाया जाता है। इसका कारण क्या है, तो इट कॉज्ड वाई या ड्यू टू, या अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्लेब्सिएला एरोजेनस नाम का बैक्टीरियम है, ठीक है, उसके कारण ही ये जो आपका डिसीज़ है स्टेम रॉट डिसीज़ ये होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करेंगे तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो एंट्रोबैक्टर एरोजेंस के नाम से इसको पहले जाना जाता था। और ये जो आपका जीवाणु है या बोल सकते हो बैक्टीरिया है, ये रोगजनक जीवाणु है, ये भी आपको याद रखना है। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्लेब्सिएला एरोजेनस की बात कर रहे हैं, जो कि बैक्टीरियम है, ये आपका रोगजनक जीवाणु बैक्टीरिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्नॉलेज द डिसीज़। तो यहाँ पर इसको एक्नॉलेज किया गया है, और जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं मिस्टर BR कंबोज, उन्होंने यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है अपने साइंटिस्ट के लिए, और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज मैनेजमेंट पे आप काम करिए ताकि भारत के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके और उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। और आगे यहाँ पर बोला गया ही सेड द इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट विल डू जेनेटिक रिसर्च ऑन दी कंटेनमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज़। तो डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कंटिन्यू इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये उन्होंने यहाँ पर बात कही है। तो यहाँ पर इतना आपको याद रखना है कि किस यूनिवर्सिटी ने नया ग्लोबल मिलेट डिसीज़ आइडेंटिफाई किया है, तो वो है आपके HAU या बोल सकते हो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और अगर हम बात करेंगे डिसीज़ का नाम तो वो है स्टेम रॉट डिसीज़, ठीक है, स्टेम रॉट डिसीज़ जो कि नया ग्लोबल लेवल का मिलेट डिसीज़ है जिसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया है हिसार हरियाणा में। आगे बात करेंगे तो रितेश चौहान IAS अपॉइंटेड CEO ऑफ PMFBY। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO अपॉइंट किए गए IAS मिस्टर रितेश चौहान जी। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो जो आपकी सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं रितेश चौहान जी, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको बता दें कि चौहान जो है, ठीक है, जो मिस्टर रितेश चौहान जी हैं, इनका कंबाइंड टेन्योर रहने वाला है 7 साल का, जो कि आपका सितंबर 22 2023 तक चलेगा। और आपको बता दें यहाँ पे कि इससे पहले ये कहाँ थे, हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। और इन्होंने क्या किया है कि जो पहले आशीष कुमार भूटानी थे, 2018 में उनको अपॉइंट किया गया था, उनकी जगह यहाँ पर ली है। और आपको बता दें 2018 से बात करेंगे तो अब यहाँ पे जो अब चार्ज मिलने वाला है, बोल सकते हो जो सीईओ बनने वाले हैं, वो हैं मिस्टर रितेश चौहान जी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे बात करेंगे तो जो उमा नंदुरी हैं, जो कि 1993 बैच की आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं, उनको उड़ीसा कैडर की हैं, उनको यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव सेक्रेटरीट में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अब क्वेश्चन आएगा कि पीएमएफबीवाई के सीईओ किसको घोषित किया गया है, तो आपका आंसर होगा मिस्टर रितेश चौहान। इतना यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो आपको याद रखना। आगे बात करेंगे तो नाबार्ड सब्सिडियरी नाव संरक्षण सेटअप ₹1000 करोड़ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। तो यहाँ पर 1000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट सेटअप किया गया है नाबार्ड की एक खुद की सहायक नाव संरक्षण के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज़ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ एन 1000 करोड़ रुपीज़ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। तो ये 1000 करोड़ का CGFT है, जो कि FPOs के लिए वर्क करने वाला है। FPOs क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको ऋण देने के लिए, ताकि आसानी से अपनी खेती कर सकें, उत्पादन बढ़ा सकें, इसी के लिए एक गारंटी फंड लेकर आया है यहाँ पर नाबार्ड। ये आपको याद रखना है। जिससे होगा क्या कि ये एक डेडिकेटेड फंड है जिसको FPOs को एज ए गारंटी क्रेडिट किया जाएगा। मतलब है कि वो गारंटी भी खुद लेंगे और क्रेडिट देंगे किसानों को, FPOs को। तो इसमें क्या है कि किसानों को बहुत ज़्यादा अपनी ज़मीन या फिर अपने डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको पहले ही गारंटी मिल चुकी है इस लोन को, या बोल सकते हो इस फंड को। इसमें डायरेक्ट किसान इन्वॉल्व होगा और इस क्रेडिट का फ़ायदा उठा सकता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है द फंड हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर दी ट्रस्टीशिप ऑफ नाव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी, एक सहायक है नाबार्ड की। ये भी आपको याद रखना है। तो नाबार्ड की जो सहायक है नाव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही, या हो सकते हो उसकी ट्रस्टीशिप के साथ में ही इस फंड को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर FPOs। आगे बात करेंगे तो नाव संरक्षण ने यहाँ पर एक ट्रस्ट डीड साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ, और ये जो आपका साइन हुआ है ट्रस्ट डीड, वो हुआ है आपका मुंबई में, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ये भी आपको याद रखना है। आप जल्दी से कमेंट करना है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, लेकिन आपको चेयरमैन हम बता देते हैं, मिस्टर GR चिंताला इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। अब आपको बताना है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से आपको डेट, मंथ और ईयर लिख के भेजना है कमेंट बॉक्स में। अब बात करेंगे तो वर्ल्ड फूड डे, मतलब 16 अक्टूबर 2021 के दौरान फूड टेक समिट 2021 ऑर्गेनाइज किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो वर्ल्ड फूड डे के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने, ठीक है, किसके अंडर में, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज को PMFME के नाम से जाना जाता है, उसके अंडर में, उस स्कीम के अंडर में ये फूड टेक समिट 2021 ऑर्गेनाइज किया गया 16 अक्टूबर 2021 को। यहाँ पर बात करेंगे तो जो फूड टेक समिट 2021 था, इसका एम क्या था कि जितने भी आपके फूड टेक स्टेक होल्डर हैं, टू इम्पार्ट, डिस्कस और एक्वाइंट माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, और उनको बात करेंगे तो जितनी भी आपकी नई इमर्जिंग ट्रेंड है फूड प्रोसेसिंग में या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, उनको और आगे ले जाना, मतलब फूड टेक को और बढ़ावा देना, और फूड टेक्नोलॉजी में जितनी भी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उनको और आगे ले जाना, उनको और एनहेंस करना ही इस फूड टेक समिट का उद्देश्य था। क्योंकि आप भी जान रहे हो कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो डिमांड है वो भी कंटिन्यू बढ़ रही है। तो फूड को लॉस होने से बचाना है। जो भी फूड हमारा ग्रो हो जा रहा है वो बिल्कुल भी लॉस ना हो, और ये कहीं ना कहीं पॉसिबल होगा नई नई फूड टेक इनोवेशंस के जरिए, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे फूड जल्दी से प्रिजर्व हो जाए, उसको ज़्यादा टाइम हम रूम टेम्परेचर पर ना दें, जिससे क्या होगा कि वो ख़राब होने के जो चांस हैं वो कम हो जाएंगे।
आगे बात करेंगे तो जो फूड टेक समिट है ये एक तरह का इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा, जिससे होगा क्या, जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं उनको एजुकेट और गाइड करने की भी यहाँ पर सुविधा दी गई है स्टेक होल्डर्स को। तो कहने का मतलब है कि जितने भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होंगे वो उनको एजुकेट करेंगे और उनको गाइड करेंगे, जितने भी आपके फूड टेक स्टेक होल्डर हैं मार्केट में, ये भी यहाँ पर बात की गई है। अब बात करेंगे बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर के बारे में, जो कि आपको नाबार्ड और IBPS RRB SO एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बात करेंगे तो फ़ोन पे NPCI भारत बिल पे टीम अप टू लॉन्च क्लिक पे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो एक लीडिंग डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसका नाम है फ़ोन पे, आप सभी चलाते होंगे, तो फ़ोन पे यहाँ पर कोलैबोरेट कर रही है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और भारत बिल पे लिमिटेड NBBL के द्वारा के साथ में। वो क्या कर रही है, क्लिक पे लॉन्च कर रही है अपने कस्टमर के लिए। अभी जानेंगे क्लिक पे क्या है, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि फ़ोन पे ने कोलैबोरेशन किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ और भारत बिल पे लिमिटेड के साथ। और ये क्यों किया गया है कोलैबोरेशन, ताकि वो क्लिक पे लॉन्च कर सके। अब जान लेते हैं क्लिक पे है क्या। तो फ़ोन पे इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू इनेबल सपोर्ट फॉर क्लिक पे। तो आपको बता दें कि भारत का अभी तक का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है, या हो सकते हो डिजिटल पेमेंट ऐप है फ़ोन पे, जिसने अभी इनेबल किया है क्लिक पे के जरिए पेमेंट करना। ठीक है, अब जो पेमेंट होगा वो क्लिक पे के जरिए होगा। अभी जान लेते हैं डिटेल में क्या है। तो क्लिक पे इज़ अ वन ऑफ इट्स काइंड पेमेंट लिंक दैट इनेबल कस्टमर टू मेक रिकरिंग ऑनलाइन बिल पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, लोन रीपेमेंट, वाटर बिल एटसेट्रा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो क्लिक पे है वो एक तरह का पेमेंट लिंक जनरेट करेगा अपने कस्टमर्स के लिए, और कस्टमर डायरेक्ट उससे ऑनलाइन बिल पेमेंट कर पाएंगे, चाहे वो गैस का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, लोन रीपेमेंट हो या फिर वाटर बिल हो। तो कहने का मतलब है कि इस लिंक को आप किसी को भी शेयर करोगे वो डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। अभी तक क्या होता था कि नॉर्मली हम लोग साइन करते थे उसमें, ठीक है, उसमें अपना बिल नंबर डालते थे या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालते थे, तब जाके वो आगे प्रोसेस होता था। लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा किसके साथ, जो आपकी एक पेमेंट लिंक बनाई जाएगी, उस पेमेंट लिंक में सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल होंगी। केवल जो भी बंदा होगा या जिसको भी आपको शेयर करना है वो केवल पेमेंट करेगा अपने क्रेडिट या फिर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से, और आपका जो बिल है वो उसका पेमेंट हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम सेविंग प्रोसीजर है, जो कि आपका 2 स्टेप प्रोसेस रहने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, जिससे कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। आगे बात करेंगे तो क्लिक पे लिंक जनरेट बाय दी बिलर। तो जो बिलर होंगे वो इस क्लिक पे लिंक को जनरेट करेंगे और ये डायरेक्टली अपने कस्टमर के लिए ओपन कर देंगे उसको, और वो पेमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि 2 स्टेप प्रोसेस होगा, केवल बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है इस पेमेंट को करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि ये काम किया है फ़ोन पे ने, ठीक है। फ़ोन पे ने NPCI और भारत बिल पे टीम के साथ ये कोलैबोरेशन किया है ताकि वो क्लिक पे लॉन्च कर सके। और क्लिक पे क्या है, एक पेमेंट लिंक जनरेट करता है, डायरेक्टली इससे कस्टमर पेमेंट कर पाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे अक्टूबर के 3rd वीक के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डे, जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं अक्टूबर मंथ में 3rd वीक में। तो पहला है आपका 15 अक्टूबर, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड फॉर इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन्स। और बात करेंगे 16 अक्टूबर की, तो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। तो ये दोनों दिन आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जा सकते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका आंसर होगा 15 अक्टूबर, और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्रपोज्ड फाइनेंशियल आउटले फॉर PM गति शक्ति मास्टर प्लान। तो आंसर है 100 लाख करोड़, जो कि सभी स्टूडेंट का सही आंसर है। जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने सभी ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड आंसर। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड। तो आपको बताना है इनमें कौन सा ऑडियो विजुअल एड है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करने के लिए। तो यहाँ पर पहला है फ्लैनल ग्राफ, दूसरा है फोटोग्राफ, तीसरा है ट्रांसपेरेंट स्लाइड, और चौथा है मोशन पिक्चर। इनमें से कौन सा है जो ऑडियो विजुअल एड के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी करो। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अक्टूबर 3rd वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में। और आपको बता दें कि आप अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मॉक टेस्ट ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में जो रहेगा आपका अक्टूबर के फाइनल वीक मतलब 4th वीक का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एएफए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।